Assalamu alaikum, Hamdallah and Haram. I hope you are fine. In the last class, we started sequence and series, that is arithmetic progression and geometric progression. हमने देखा था कि वो पैटर्न जिसमें डिफरेंस कॉमन होता है उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसमें रेशियो कॉमन होती है उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, nth term a plus n minus 1 into d, and sum to first n terms n by 2 to a plus n minus 1 into d or n by 2 a plus l। और ये फार्मूला शीट में गिवन होंगे। Geometric progression की first term is a, second term is ar, third term is ar square, fourth term is ar cube, and so on, nth term is ar n minus 1, और sum to first n terms is a into 1 minus r raised to power n over 1 minus r। और फिर इसका एक और फॉर्मूला भी था सम टू इंफिनिटी, जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था। इंफिनिटी इज a over 1 minus r, और sum to infinity is only possible for convergent sequence। and what is convergent sequence? Its absolute value of r is less than 1। फिर मैंने एक पैटर्न लिखा था, आपने इसकी nth टर्म, 20th टर्म, सम टू फर्स्ट टर्म्स, और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की भी nth टर्म, 14th टर्म, सम टू फर्स्ट 15 टर्म्स। फिर हमने फर्दर ये किया था कि अगर किसी प्रोग्रेशन में फिफ्थ टर्म 23 है तो फिफ्थ टर्म का मतलब a प्लस 4d, सो इसका मतलब a प्लस 4d इज 23। अगर किसी प्रोग्रेशन में 18th टर्म इज 141 तो 18th टर्म मीन a प्लस 17d, तो a प्लस 17d इज इक्वल टू 141 कर लेंगे। सो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक जीपी की अगर थर्ड टर्म 5 थी तो इसका मतलब ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और सिक्स टर्म 110 मीन ए आर रेज टू पावर 5 इज 110। तो फिर आपने इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, ए और आर भी इस पे फाइंड कर दिया। तो ये कुछ हमने लास्ट क्लास में किया था। ओके, नेक्स्ट अगेन इसी तरह के ही क्वेश्चंस होंगे। मीन आपको अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुई तो ए और डी फाइंड करना होगा, ज्योमेट्रिक हुई तो ए और आर फाइंड करना होगा, और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन होगा वो आप उसके मुताबिक कर लिया करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये बता दे कि एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 20, मीन ये मेंशन कर दिया है कि ये एपी है, और सम टू फर्स्ट 8 terms is say 140। आपको कह सकता है फाइंड ए एंड डी। देखिए, मैं एक्यूरेट वैल्यूज नहीं ले रहा, मैं सिर्फ मेथड इस क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा, एग्जैक्टली ए और डी फाइंड नहीं करूंगा। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट लेते हैं। वी नो एट्थ टर्म इज 20, तो हम लिखेंगे एट्थ टर्म होती है a प्लस 7d इज इक्वल टू 20। So we got one equation in terms of a and d, and if you want to solve for a and d तो आपके पास you should have another equation। So where to get another equation from this information where it says sum of first 8 terms is 140। तो देखिए sum का फॉर्मूला होता है Sn is n by 2 2a plus n minus 1 into d।
सो अब आपको सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स मीन n में क्या लिखते हैं 8 2a नहीं पता n में फिर लिखते हैं 8 तो 8 माइनस 1 इज 7d और सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स है क्या 140 सो इसको इज इक्वल टू 140 सो ये 8 डिवाइड बाई 2 इज 4 4 अगर 140 से आप डिवाइड करें या अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 टू द 8a plus 24 times 7 is 28d. So we got another equation in terms of a and d. So इन two equations को अब आप simultaneously solve करेंगे तो a और d आ जाएगा। अगर आपसे कहता है find its fourth term तो वो होती a plus 3d तो a और d हो तो आप fourth term भी बता सकते हैं। Next 3x minus 1 x plus 2 and 2x plus 5 are first three terms of an AP. Find x. 3x minus 1, x plus 2 and 2x plus 5 are the first three terms of an AP. Find x. जी हंजला बताइए कैसे करना है। सर ए की वैल्यू होगी 3x माइनस 1 तो सेकंड टर्म में होगा अगर फॉर्मूला ए प्लस डी होगा तो 3x माइनस 1 प्लस डी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ये फर्स्ट इक्वेशन निकलेगी। तो फिर सेकंड इक्वेशन के लिए 3x माइनस 1 प्लस 2d 2d इज इक्वल टू 2x प्लस 5 ये भी इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ओके यस ये ठीक है। रायान कोई और मेथड? सर मैंने भी यही सोचा था। ओके हरम। सर अगर हम सेकंड और फर्स्ट को माइनस करें तो हमें डी मिल जाएगा तो फिर हमें उससे एक इक्वेशन ही मिल जाएगी। उससे डी ही मिलेगा। हमने तो एक्स फाइंड करना है। देखिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो डिफरेंस कॉमन होगा। सो डिफरेंस ऑफ सेकंड टू फर्स्ट will be equal to the difference of third to second. So second term x plus 2 minus first term 3x minus 1 is equal to third term minus second term। क्योंकि डिफरेंस कॉमन है एपी है तो इन दोनों को इस तरह इक्वेट करके आपकी भी वही बात बनेगी। सो यहां से आप आपके पास एक इक्वेशन बन गई, यहां से एक्स आ जाएगा। राइट और जब एक्स आ जाएगा, वैसे तुम्हें क्योंकि रैंडम क्वेश्चन दिया है, अगर एक्स आ जाए और आपसे ये बताइए इसकी फर्स्ट टर्म क्या है तो फर्स्ट टर्म में ये थी, इसमें एक्स आप पुट करें तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। इस दूसरी में एक्स पुट करें सेकंड टर्म आ जाएगी और डिफरेंस चाहें तो डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में उसने कहा था एक्स फाइंड करें। ओके एक और क्वेश्चन 5x minus 3x and 2x plus 1 are consecutive terms of GP। ये नहीं बताया उसने कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, उसने कहा
These are the first are three consecutive terms of GP. Find X. So how to find X? जी हरम बताइए स्टार्ट कैसे होगा? सर कंसेक्यूटिव का मतलब कि ये तीन इसी ऑर्डर में रिपीट हो जा रही हैं। हाँ, तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब वन आफ्टर अनदर। कंसेक्यूटिव टर्म हो सकता है ये एट्थ टर्म, नाइन्थ टर्म और टेंथ टर्म, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ। हो सकता है ट्वेल्थ, थर्टींथ और फोर्टींथ। हो सकता है सिक्स, सेवंथ और एट्थ हो। कंसेक्यूटिव यानी इकट्ठी तीन टर्म्स है। तो अगर हम सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट और फिर थर्ड डिवाइड बाय सेकंड दोनों इक्वल होंगे। बिल्कुल ठीक है। सो रेशियो ऑफ second to first mean x ratio 5x minus 3 will be equal to ratio of third to second 2x plus 1 over x. So इनकी रेशियो इक्वल होगी तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x के डिफरेंट आंसर्स आएंगे। तो फिर क्वेश्चन में इसका मतलब कोई ना कोई हिंट दिया होगा कि कौन सा आंसर रिजेक्ट करना है, जो कि मैंने अभी कोई हिंट नहीं दिया हुआ। बट ये सिर्फ स्टार्ट आपको मैंने बताया कि स्टार्ट कैसे करना है। अगर ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है जीपी की तो इनका मतलब इनकी रेशियोज क्या होंगी, वो इक्वल होंगी। सो x रेशियो 5x minus 3 is equal to 2x plus 1 over x. सो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जिनको हम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि सम टू इंफिनिटी, सम टू इन्फिनिट टर्म्स, जो कि लॉजिकली हमें लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ फाइंड किया करेंगे। और वो पॉसिबल क्यों है जरा वो भी देखते हैं। देखिए एक अगर पैटर्न लिखा हो 3, 6, 3 times 2, 6, 6 times 2, 12, 12 times 2, 24, 24 times 2, 48। ये अगर आप प्रोग्रेशन लिखें तो इसमें रेशियो क्या है, 2 है। इसकी रेशियो 2 है। इसका सम टू इंफिनिटी पॉसिबल नहीं है। सम टू इंफिनिटी सिर्फ उसी प्रोग्रेशन का पॉसिबल है जिसकी रेशियो -1 से 1 के दरमियान हो। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर हमने लिखा था लेस देन 1, तो इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हटा दें तो इसको हम यूं लिख सकते हैं ना कि आर इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर को वो प्लस माइनस करके रिमूव करें तो आपके पास आर क्या बनेगा, -1। आर इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। मीन रेशियो जो होनी चाहिए वो -1 से 1 के दरमियान होनी चाहिए। सो ऐसे प्रोग्रेशन में सम टू इन्फिनिटी कैसे पॉसिबल है वो देखते हैं। इसमें तो पॉसिबल नहीं है। सम टू इन्फिनिटी नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर ये प्रोग्रेशन हो, देखिएगा 16, 8, 4, 2, 1, ये जो प्रोग्रेशन है इसकी रेशियो आपके पास है 1/2। सो ये 1 से स्मॉल है। इसमें सम टू इन्फिनिटी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है इसमें भी? अगर आप देखिए मैं इसकी कुछ टर्म्स लिख के करता हूँ। 16 फर्स्ट टर्म है, सेकंड 8 है, फिर 4, फिर 2, फिर 1। आगे जरा प्लीज मुझे बताते जाइएगा। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 1/2 इज 0.5। फिर इसको डिवाइड करेंगे 0.25, फिर डिवाइड बाय 2 इट विल बिकम 0.125, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0625 एंड सो ऑन। अगर आप करते जाएं तो इस प्रोग्रेशन में आपकी वैल्यूज स्मॉल होती जा रही हैं।
और वो स्मॉल होते होते जीरो के करीब चली जाएंगी। मीन अगर आप देखें तो इसकी मैंने ये 8th 9th टर्म तक पे अभी तक पहुंचो तो 0.0625 पे पहुंच जाएंगे। आप इसकी 40th टर्म पे तक जब पहुंचेंगे तो आपकी टर्म बन रही होगी 0.00312। आगे और चलते जाएंगे 100 टर्म लिखेंगे तो 0.00000000312 कुछ इस तरह की होगी। 1000 टर्म करेंगे तो 0.00000000004 आएगी, इस तरह कुछ। तो मीन आप देखें तो एक्चुअली जो फर्स्ट 10 वैल्यूज होंगी या फर्स्ट 20 वैल्यूज होंगी वही सिग्निफिकेंट रोल होगा उनका सम में। उसके बाद वाली वैल्यूज ऐसी होंगी कि उनको ऐड भी करने से आपके पास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इन्हीं को मैनुअली जरा पहले कैलकुलेटर से ऐड करें मैनुअली, प्लीज जरा चेक करें। 16 प्लस 8, 24 प्लस 4, 28 प्लस 2, 30 प्लस 1, 31, 31.05, 31.0.75। तो यहाँ पे इनको मैंने ऐड किया तो 31.75 आ रहा है। आगे भी जितनी वैल्यूज मर्जी आप ऐड कर लें तो आपका आंसर 31.9, 31.98, 31.99 मीन 100,000 हंड्रेड ऑफ थाउजेंड भी वैल्यू ऐड थे तो 31.9999 इसी तरह चलता रहेगा। मीन दैट विल अप्रोच टू 32। तो इसको इन्फिनिट टर्म्स को ये ऐड करेंगे तो आंसर 32 से ज्यादा नहीं है। आप मैनुअली अगर आप करना चाहते हैं 100 टर्म्स लिखें उनको ऐड करें तो भी आपको आइडिया ये होगा कि आंसर इसका 31.94959699 इस तरह आएगा। तो ऐसे पैटर्न को हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट क्यों कहते हैं? आप लोगों ने 7th 8th क्लास में डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट रेज की थी। डाइवर्जेंट रेज कौन सी थी? क्योंकि एक पॉइंट से निकल के डिफरेंट पॉइंट्स की तरफ जाती थी, जैसा सनलाइट, सन रेज डाइवर्ज होती है इस तरह, डिफरेंट एक पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट्स की तरफ जा रही होती है, डाइवर्ज करती है। लेकिन कन्वर्जेंट क्या थी कि डिफरेंट पॉइंट से सब रेज एक ही पॉइंट पे अगर मीट करें तो उसको आप करते थे, कहते थे कन्वर्जेंट रेज। तो वैसे थोड़ा रेफरेंस दे रहा हूं। इस पैटर्न को कन्वर्जेंट क्यों कहते हैं? वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है जो कि किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को अप्रोच करती है, किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू पे कन्वर्ज करती है। और ये अगर पैटर्न देखें तो दिस स्पेसिफिक पैटर्न इज कन्वर्जिंग टूवर्ड्स जीरो, इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो। इसकी 20 टर्म्स तक आगे जाए तो आपको पता चलेगा 0.0000312 इस तरह आएगा। मीन this term, this pattern is converging to zero, is approaching towards zero. So इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। या आप आसान वर्ड में अब याद रखें कि कन्वर्जेंट प्रोग्रेशन कौन सा प्रोग्रेशन होता है जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर लेस देन 1 होती है। या आप इसको कह सकते हैं कि उसमें आर ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1 होता है। बट याद रखिएगा आर जीरो नहीं हो सकता। आर अगर जीरो हो जाए तो फिर तो वो प्रोग्रेशन ही नहीं बनेगा ना। सो -1 और 1 के दरमियान 1 से लेस होना चाहिए तो वो कन्वर्जेंट प्रोग्रेशन होगा। और अगर कन्वर्जेंट प्रोग्रेशन हो तो उसकी सम टू इंफिनिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? a/1 - r। सो इसी में हम अप्लाई करते हैं सम टू इंफिनिटी इज a/1 - r। यहाँ पे a क्या है? फर्स्ट टर्म 16। व्हाट इज r? रेशियो कितनी है? 8/16 1/2। ये आप जरा कैलकुलेटर में चेक करें क्या आंसर आता है। सो सम टू इंफिनिटी आपके पास आएगा, अगर आप कैलकुलेटर में भी चेक करें तो इट विल बी 32। वैसे तो अगर आप इसकी 1000 टर्म्स को भी ऐड करें ना तो आपका आंसर आएगा 31.99999999।
मीन 32 कभी नहीं होगा, लेकिन जब आप उसको राउंड ऑफ करेंगे 2, 3 या 4 या जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आपके पास 32 या 32.0 बनेगा। सो सम टू इंफिनिटी मीन इसका मैक्सिमम जो सम बन सकता है वो 32 बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। बहरहाल हमें तो पेपर में क्वेश्चन नॉर्मली सम टू इंफिनिटी फाइंड करने के लिए होगा। फॉर्मूला आपके पास है a ओवर 1 माइनस आर, यू जस्ट नीड a मीन फर्स्ट टर्म एंड r। अगर आपको a और r पता है तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अब हम कुछ पास पेपर से क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि टॉपिक तो जनरल हमें उसका आइडिया हो चुका है अब। सो ये क्वेश्चन देखिए पास पेपर की। अ प्रोग्रेशन हैज अ फर्स्ट टर्म ऑफ 12 एंड फिफ्थ टर्म ऑफ 18। सो फर्स्ट टर्म ऑफ 12 मीन a is 12, फिफ्थ टर्म इज 18, फिफ्थ टर्म होती है a प्लस 4d इज इक्वल टू 18। ये क्वेश्चन गिवन है और फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इफ द प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक। सो अगर प्रोग्रेशन अरिथमेटिक हो तो फिर तो फर्स्ट टर्म 12 और सेकंड टर्म होगी a प्लस 4d इज इक्वल टू 18। देखिए सम फाइंड करना हो, 12th टर्म फाइंड करनी हो, आपको a और d चाहिए। तो a तो है, d कैसे फाइंड करें, यही a इधर पुट करें। सो इधर पुट करेंगे तो 12 प्लस 4d इज इक्वल टू 18। So 4d is equal to 18 minus 12, which is 6. So d आपके पास 6 by 4, 3 by 2, 1.5. So d आ गया 1.5। आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। फिर उसके बाद आप सम का फॉर्मूला लगा लीजिए। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। So sum of first 12 terms. So n is 12. So 12 by 2 to a is, sorry, n is not 12, n is 25. So n is 25 to a is 12 plus n minus 1, n minus 1, n क्या है 25, so 25 minus 1 is 24 and d is 1.5. सो अब आप फॉर्मूला कैलकुलेटर यूज करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 12 नहीं, सॉरी ये 25 है। सो सम ऑफ 25 टर्म्स इज 750। इसी का सेकंड पार्ट। अब फिर कहता है फाइंड द 13th टर्म इफ द प्रोग्रेशन इज ज्योमेट्रिक। सो आप क्या करेंगे, ए फर्स्ट टर्म 12 थी, फिफ्थ टर्म 18 का मतलब ज्योमेट्रिक है, तो ए आर पावर 4 इज 18। ज्योमेट्रिक की फिफ्थ टर्म होती है ए आर रेज टू पावर 4।
तो ये आपके पास a is 12, r4 is equal to 18. So r4 is equal to 18 by 12, which is 1.5. So बेहतर है r4 को आप 1.5 लिखें, और अगर आप फर्दर r लिखना भी चाहते हैं तो उसको लिखें फोर्थ रूट ऑफ 1.5. एग्जैक्ट आंसर ही लिखा रहने दें तो बेहतर है. फाइंड क्या करना है? फाइंड करनी है आपको 13th टर्म. अब 13th टर्म क्या होती है? 13th टर्म होती है a r raised to power 12. So a r raised to power 12. So 12 मीन, अब हम इसमें a हमने क्या लिखना है? a is 12. व्हाट इज r? r अगर आप पुट करना चाहते हैं फोर्थ रूट ऑफ 1.5 होल पावर 12 तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको ये बात समझ आ रही है कि r पावर 4 1.5 है, तो r12 को हम r पावर 4 होल क्यूब भी लिख सकते हैं, तो 1.5 क्यूब बन जाएगा वो. और अगर ये बात नहीं समझ आ रही तो सिंपली आप लिखें फोर्थ रूट ऑफ 1.5 होल पावर 12 और कैलकुलेटर यूज कीजिए तो आपको 13th टर्म भी पता चल जाएगी, जो कि 40.5. आ रही है 40.5 और 40.6. सो आई होप ये क्लियर होगा. ओके, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए सेकंड. जी, हो गया क्वेश्चन. आंसर भी साथ ही, मार्किंग स्कीम भी है, आप मैच कर सकते हैं.
हो गया सर। ओके, आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन में थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम टाइप आएंगे, स्टेटमेंट्स आएंगी, तो आपने उस क्वेश्चन में खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि वो अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। अगर कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज करती है तो वो अरिथमेटिक होगी, और अगर किसी रेशियो उसमें सेम हुई तो फिर ज्योमेट्रिक होगी। जी हंजला। नेगेटिव कॉमन रेशियो कैसे पॉसिबल है? रेशियो नेगेटिव पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, किस तरह? अगर मैं एक प्रोग्रेशन लिखूं, एक प्रोग्रेशन में लिखूं, अगर उसकी फर्स्ट टर्म लिख दो 3 और उसकी रेशियो रख दो -2, ठीक, तो हम ये देखना चाह रहे हैं ना कि क्या ये पॉसिबल है ये। तो इसकी फर्स्ट टर्म होगी 3, सेकेंड टर्म होगी -6, थर्ड टर्म होगी +12, फोर्थ टर्म होगी, मीन रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, -2 से तो -24, फिर +48, 48 इंटू -2 -96 एंड सो ऑन। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। नेगेटिव रेशियो। ठीक हो गया। ये समझ आ गई। हमने एक क्वेश्चन करना है। बिल्कुल, क्वेश्चन 3 करना है।
ओके, आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है ये भी क्वेश्चन हो गया होगा, इतने मुश्किल नहीं थे ये। तो कोई थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं। सर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की पिक्चर देना चाह रही थी। ओके, वैसे मैंने आपको ये वर्कशीट सेंड कर दिया ग्रुप में, बहरहाल आप सही ये सर। ले- ओके, कुछ क्वेश्चंस हम जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन 5 अगर देखिए तो इट सेज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज फर्स्ट टर्म 64 मीन a is 64, sum to infinity is 256. सो सम टू इन्फिनिटी क्या होता है? a over 1 minus r। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला a over 1 minus r, तो a over 1 minus r is equal to 256। हमने फाइंड करनी है कॉमन रेशियो। सो वो जो a की वैल्यू 64 है वो आप इसमें पुट करें तो आपके पास कॉमन रेशियो आ जाएगी। सो 64 over 1 minus r is equal to 256। 64 over 256 is 1 minus r। सो r उस तरफ ले जाते हैं, 1 minus 64 by 256। सो ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो r आ जाएगा। जब आपके पास r आ चुका होगा, सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। सो सम का फॉर्मूला है a into 1 minus r raised to power n over 1 minus r। और क्योंकि इसमें आपको a चाहिए, a फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में 64 गिवन था, r r आपने फाइंड कर लिया, और n क्या है? फर्स्ट 10 टर्म्स, तो n भी है। सो आप जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे तो सम टू फर्स्ट 10 टर्म्स 242 आ जाएगा। सो ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा अभी। जी, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, find the sum of all the integers between 100 and 400 that are divisible by 7। Find the sum of all the integers between 100 and 400 that are divisible by 7। ट्राई करें जरा इसको।
जी बताइए, ए पार्ट हुआ। हरम। वैल्यू सर। आप पहले देखिए कि हमने 100 से 400 के दरमियान जो टर्म्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 है वो कौन सी है। फर्स्ट टर्म कौन सी है जो डिविजिबल बाय 7 है। 105। 105 फर्स्ट टर्म है। सेकंड होगी 112। थर्ड होगी 119 और इसी तरह फाइनल टर्म 400 से पहले पहले कौन सी है जो कि 7 पे डिविजिबल है। 399। आई थिंक 399 डिविजिबल है 7 पे। सो ये 399। तो ये वो टर्म्स हैं जिनको हमने ऐड करना है। 105 से लेकर 399 तक वो टर्म्स जो 7 से डिविजिबल हैं हमने इनको ऐड करना है। तो आपको डिफरेंट वेज हैं इस क्वेश्चन को। मैं एक पहले कोई मेथड डिस्कस करता हूँ कि सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में हमें पता है कि a इसमें 105 है। a इसमें पता है 105 है। हमें डी भी इसमें पता है कि वो 7 है। हरम इसमें n क्या है। It, um, the amount of n times जो 7 का। यस, कितनी टर्म्स हैं जिनको हमने ऐड करना है। ये कितनी टर्म्स हैं हंजला। सर सर हम ये नहीं देख सकते। सर 42। 42 टर्म्स हैं। हरम आप बताइए क्या कहने लगी। हम ये नहीं देख सकते कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करके 105 आता है, कौन से को 399 आता है, फिर दोनों को माइनस कर दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए बताइए 105 को किस 105 डिवाइड 13। बाय 7 क्या बनता है। 13। 14। 40। नहीं नहीं 40 तो नहीं 14। होगा। 14। और 399 को डिवाइड बाय 7 करें तो वो क्या आता है। 56। 15 है, 14 नहीं, सॉरी। यस 15 आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 157105 होता है। और 399 डिवाइड बाय 7 करें तो वो आपके पास बनता है 57। सो जो फर्स्ट टर्म है वो 15th मल्टीपल है 7 का। और जो लास्ट टर्म है वो 57th मल्टीपल है 7 का। तो 15 16 ये फिर इसका मतलब 16 होगा 17 होगा। तो कैसे पता चलेगा कितनी टर्म्स हैं इसमें। हरम ने अभी कहा था माइनस 57 माइनस 15। तो ये बनती हैं 57 - 15 इज 42। तो हंजला क्या आपने n42 बताया था मुझे। जी सर। जी रयान बताइए क्या 42 टर्म्स हैं इसमें। सर मार्किंग स्कीम पढ़ के तो 43 है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। ओ यार मार्किंग स्कीम भी मैंने सामने रखी है, मैं तो अब देख रहा हूँ यार। ये 42 तो नहीं है, 43 है बिल्कुल। और ये 43 कैसे है आप जरा देखिए। अगर मैं यहाँ काउंटिंग लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितनी टर्म्स मैंने लिखी है। मैंने 9 लिखी है। लेकिन अगर आप यूं देखेंगे कि 9 - 1 तो वो तो 8 आएगा। अगर आप 9 - 1 करें तो आपसे पूछो कितनी टर्म्स है तो वो तो 8 आएगा। तो 8 टर्म्स तो नहीं, ये तो 9 टर्म्स है।
+1 क्योंकि कर दोनों देंगे। क्योंकि दोनों इंक्लूसिव हैं, 1 भी इंक्लूडेड है और 9 भी इंक्लूडेड है, तो ये माइनस करने से आंसर नहीं आएगा जो आप माइनस करने वाले तरीके से करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2010 से लेकर 2020 तक कितने इयर्स बनते हैं, हम कितने इयर्स बनते हैं 2010 से 2020 तक? 10 से 10। सो ये 10 नहीं बनते, ये 11 इयर्स बनते हैं। अगर 2010 और 2020 दोनों को इंक्लूड करें तो अपनी फिंगर पे जरा काउंट करें 2010 से 2020 कितने इयर्स बनते हैं, अगर दोनों 2010 भी और 20 भी इंक्लूडेड हो। 11। 11। आप अगर फिंगर पे भी काउंट करें तो यू विल गेट 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 11 इयर्स बनते हैं। अगर आप इसमें यूं काउंट करें कि कितने ईयर्स हैं, तो 2020 में से अगर 2010 माइनस करें तो वो तो आंसर 10 आएगा। अगर आप इसको माइनस करने वाले मेथड से करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन एंड पे +1 फिर कर। मैं 2020 माइनस 2010, 10 आया, +1। जब आप माइनस कर रहे होते हैं तो आप कोई एक टर्म इसमें से काउंट नहीं कर रहे होते, तो आपको ये पता है ये दोनों 2010 और 2020 दोनों इंक्लूडेड है, तो या तो फिंगर्स पे आप काउंट कर लें, या फिर अगर आप माइनस करने वाले तरीके से कर रहे हैं तो माइनस करके फिर +1 भी करें। चले आप बताइए कि सिंपल काउंटिंग से मैं 5 से लेकर 25 तक कितने इंटीजर्स होते हैं, इंक्लूडिंग 5 एंड 25? 21। 21, तो 25 माइनस 5, 20 +1, 21। तो यही लॉजिक है इधर भी कि 15 से लेकर 57 तक कितनी टर्म्स बनती हैं। अगर 15 फर्स्ट टर्म है और 57 लास्ट टर्म है, टर्म्स को भी आप काउंट करें फर्स्ट और लास्ट, तो आपके पास 57 माइनस 15 42, 42 प्लस 1 इज 43। तो इसमें आप कर लें 43 टर्म्स डिवाइड बाय 2, टू ए इज 105 प्लस n था 43 माइनस 1 42 और d इज 7। तो इससे आंसर आपके पास आ जाएगा 10,836। जी क्लियर है ये? जी सर। इसी का मैं एक और मेथड बताता हूँ। आपको अगर याद हो तो मैंने सम के दो फॉर्मूलाज आपको लिखवाए थे, n/2 a प्लस l। n इज द जितनी टर्म हमने ऐड करनी है, a क्या है फर्स्ट टर्म और l क्या है लास्ट टर्म। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो a इज फर्स्ट टर्म तो 105 लिख लेंगे, l इज द लास्ट टर्म और लास्ट टर्म इसमें 399 है। सिर्फ प्रॉब्लम इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी कि n क्या है, और n एक तो मेथड वही है जिसका आपको पहले बताया था, फाइंड कर लें उस तरह। लेकिन n फाइंड करने का भी एक और मेथड मैं बता दूं। आपको पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपकी एक टर्म है 399, आप उसका टर्म नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं। सो nth टर्म मीन एक टर्म है 390, a में लिखे 105, n फाइंड करना है और d है 7। ये 105 दूसरी तरफ माइनस कर दें, सो 399 माइनस 105 इज 294। 7 उधर डिवाइड करें, 294 डिवाइडेड बाय 7, ये आएगा 42 और n आएगा 43। सो दिस इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग फॉर n एंड मेथड। बाकी
जो सम का दूसरा फॉर्मूला है उसको भी फाइंड करने के लिए n तो इधर भी चाहिए। जी क्लियर है ये? जी सर। जी सर। तो मैंने ये वर्कशीट अब आपके ग्रुप में सेंड कर दी है। आप मीन जो खैर इसमें क्वेश्चन तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन आज के लिए आप सिर्फ वो क्वेश्चंस करें जिसमें मीन कोई वर्ड प्रॉब्लम टाइप सिचुएशन नहीं बन रही। मीन ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो सामने मैंने अभी शो किया है, इसको वर्ड प्रॉब्लम कंसीडर मत कीजिएगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन मतलब किस तरह के होते हैं? ये ये क्वेश्चन, अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 250,000 इन द ईयर 2000, द कंपनी कंसीडर टू डिफरेंट प्लान्स ए एंड बी। ऐसे क्वेश्चन अभी आप मत अटेम्प्ट कीजिएगा, कल हम इनको थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे और फिर आप ये वर्ड प्रॉब्लम वाले भी क्वेश्चंस कर लेंगे। काफी हेल्दी वर्कशीट है, आप कोशिश कीजिएगा इसकी एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आज अटेम्प्ट कर लीजिएगा और फिर फर्दर हम इंशाल्लाह इसको कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह